जनसभा में अधिकार आदि के नारे लगाए जाते हैं। अधिकार कोई भीख नहीं, अधिकार तो छीने जाते हैं। बहुजन विमर्श चैनल के इस 65वें एपिसोड में आप तमाम दर्शक महानुभावों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि पिछले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 64 में हम आपसे चर्चा कर चुके थे कि अगले एपिसोड यानी आज का जो एपिसोड बन रहा है उसमें जो हम लोग रूबरू होंगे, तब तक चुनाव का जो परिणाम है आ चुका होगा और बिहार का पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा होगा यह कुछ स्पष्ट हो जाएगा। दोस्तों, 14 नवंबर को मतगणना हुआ, चुनाव परिणाम आया। चुनाव परिणाम आने के बाद राजनीतिक पंडित उसका अपने अपने हिसाब से एनालिसिस कर रहे हैं। चूँकि आप तमाम दर्शक महानुभावों को जानकारी है कि मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश महासचिव हूँ। इस हिसाब से आज बहुजन समाज पार्टी का जो हाल रहा, चुनाव में जो परिणाम मिला, उसके बारे में हम यह वीडियो बना रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी एक ही सीट जीत पाई और वह भी रामगढ़ की सीट। अगर राजनीति में थोड़ी बहुत जिनको अभिरुचि होगी और पुरानी बात याद होगी तो वह जानते होंगे कि रामगढ़ सीट पर पहले से ही बहुजन समाज पार्टी अच्छी स्थिति में रहते आ रही है और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का दुरुपयोग कर यह जीता हुआ सीट हमसे कई बार छीन लिया गया था। माननीय अंबिका यादव बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और उनको चुनाव में विजयी होने के बावजूद उन्हें हरा दिया गया था। नियम है कि बैलेट पेपर की गिनती पहले हो जाएगी और बाद में ईवीएम के मतों की गिनती होगी, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। जब टीवी और अन्य माध्यम से यह प्रसारित किया गया कि अंबिका यादव बहुजन समाज पार्टी से विजयी रहे, तो यह शाम में हम लोग न्यूज़ सुने थे और रातों रात इसको बदल करके विरोधी सेकेंड रनर जो थे उनको जिता दिया गया। राजद का उनका प्रतिद्वंदी चुनाव में विजयी रहा। फिर भी अस्वस्थ होने के बावजूद अंबिका बाबू हिम्मत नहीं हारे और अपने होनहार, यशस्वी, ओजस्वी, विनम्र भतीजा को चुनाव के मैदान में उतारते रहे। पिछले उपचुनाव में तो उनकी हार हुई और वह भी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के दुरुपयोग का ही परिणाम था। इस बार भी ऐसी कोशिश की गई। 25 राउंड का मतगणना था। 24 राउंड तक तो रिजल्ट आया। 175 वोटों से बहुजन समाज पार्टी के रामगढ़ के प्रत्याशी अंबिका बाबू के भतीजा को आगे दिखाया जाता रहा 24 राउंड तक। 25वां राउंड का जो परिणाम है वह डिक्लेयर नहीं किया गया, उसमें काफ़ी विलम्ब किया जाते रहा। तो बहुजन समाज पार्टी के और समाज के अन्य लोग जो निष्पक्ष विचार के थे तो वह काफ़ी आक्रोशित हुए और उनके आक्रोश, उनके संघर्ष, उनके साहस का परिणाम था कि देर रात इलेक्शन कमीशन को माननीय अंबिका बाबू के भतीजा सतीश
यादव को यानी पिंटू यादव उर्फ पिंटू यादव को विजयी घोषित करना पड़ा। जीत का अंतर मामूली था, 30 वोट से ये बीजेपी के प्रत्याशी को हराने का काम किए और तीसरा स्थान राजद का रहा। अक्सर विभिन्न पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं कि बीजेपी वोट थिप है, यानी वोट का चोर है और ईवीएम में घोटाला का भी आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन इनकी जो करतूत है विभिन्न विरोधी दलों की, तो अंदर खाना में सबकी हमें मिली भगत दिखाई देती है। और बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों के विचारधारा की पार्टी, अनवरत संघर्ष करने वाली पार्टी, अम्बेडकरवादी पार्टी, संघर्षों की आदि पार्टी अपने दमखम पर संघर्ष के बल पर लगता था कि प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कर यह चुनाव हरा दिया जाएगा। लेकिन माननीय सतीश उर्फ पिंटू यादव इसमें विजयी रहे। हम पिंटू यादव के बारे में बता देना चाहते हैं कि उनका जो विधानमंडल के अंदर में क्रियाकलाप होगा वह बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के डायरेक्शन के हिसाब से जनहित में होगा। जनहित के मुद्दा को, जनहित से सरोकार रखने वाला जो भी मुद्दा होगा बेबाकी से विधानमंडल में उठा करके अधिक से अधिक लोगों का यथासंभव कल्याण करते रहेंगे। लोग कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी तो कुछ नहीं है, समाप्त हो गई है। 9 अक्टूबर 2025 को बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर लखनऊ में बहन जी के द्वारा जो विशाल महारैली का आयोजन हुआ, लोगों की भीड़ जुटी, उससे उत्साह वर्धन होना, उत्साह का बढ़ना स्वाभाविक था। इस चुनाव में हालांकि अपेक्षा के मुताबिक तो हमें परिणाम नहीं मिला, जितनी हम उम्मीद किए थे तो उससे कम परिणाम मिला। और रामगढ़ का सीट तो हम अपने संघर्ष के बल पर हासिल कर लिए, और भी सीट हम हासिल कर सकते थे, लेकिन चुनाव चूंकि फेयर, फ्री और जस्टिस के मद्देनज़र नहीं हुआ, इसलिए कई एक सीट पर चुनाव परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं आ पाया। इसके बावजूद हम अपने लोगों को बता देना चाहते हैं कि ऐन मौका पर बहुजन समाज पार्टी के कुछ लोग जो बहुजन समाज पार्टी में काम करने के बावजूद, मान सम्मान प्राप्त करने के बावजूद यह सोचकर कि अब बहुजन समाज पार्टी सूखी हुई हड्डी हो गई है, इससे हमें क्या मिलेगा, बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर दूसरे दलों में गए। खासकर कुछ लोग जो अपने आप को ज़्यादा इंटेलेक्चुअल मानते थे, जन सुराज पार्टी यानी जेएसपी में गए, कुछ लोग आज़ाद समाज पार्टी में गए और कुछ लोग पीपीआई का भी दामन थामे। लेकिन जेएसपी जन सुराज पार्टी के संस्थापक संयोजक प्रशांत किशोर के द्वारा धन बल को पानी की तरह बहा दिए जाने के बावजूद जो परिणाम आया है, बहुजन समाज पार्टी के अनुरूप बहुजन समाज पार्टी की तरह नहीं आया है। बहुजन समाज पार्टी से भले ही उनका वोट प्रतिशत ज़्यादा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अथक संघर्ष के बल पर एक सीट रामगढ़ अथक संघर्ष और साहस के बल पर जीतने में कामयाब रही। उसके विपरीत
करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाने के बावजूद जन स्वराज पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। 50,000 से ज़्यादा वोट हमें 3 सीट पर मिला, जिसमें रामगढ़ भी शामिल है, लेकिन जेएसपी को मात्र मढ़ौरा में 50,000 से ज़्यादा वोट मिला और वहाँ उसका पोजीशन 3rd रहा। साहेबगंज में भले ही 2nd पोजीशन में जेएसपी रही, लेकिन वोट मात्र 4,197 था। हमें 50,000 से ज़्यादा वोट 3 विधानसभा में मिला, चैनपुर, करहगढ़ और रामगढ़। 25,000 से ज़्यादा और 50,000 से कम वोट हमें 4 सीट पर मिला, भभुआ, मोहनिया, बक्सर, सुगौली। और इसके इतर जेएसपी को मात्र 2 जगह 25,000 से ज़्यादा वोट मिला, 50,000 से कम मिला। 10,000 से ज़्यादा और 25,000 से कम वाला सीट, हालांकि अगर ये देखा जाए तो चुनाव जीतने के ख्याल से इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा नहीं होती है। जहाँ पर हम 25,000 से ज़्यादा वोट लाते हैं तो वहाँ पर ही हम जीतने की, कामयाब होने की उम्मीद कर सकते हैं। तो मात्र 8 जगह पर बीएसपी को 10,000 से ज़्यादा और 25,000 से कम वोट आया। जेएसपी को 30 जगह पर 10,000 से ज़्यादा और 25,000 से कम वोट आया। लगता है कि जेएसपी को ज़्यादा अचीवमेंट हुआ, लेकिन ये जो वोट है, वोट की तादाद है, तो हम समझते हैं कि यह जीतने के लिए और सीट को तैयार करने के लिए, क्षेत्र को तैयार करने के लिए बहुत आशाजनक नहीं माना जाता है। तो अभी भी आशा और उम्मीद के हिसाब से जहां बहुजन समाज पार्टी के पास 60 सीट है विधानसभा का, जहां पर काम करके और आगे सफलता हासिल निश्चित रूप से किया जा सकता है और जिसका असर अगल बगल के भी सीटों पर पड़ेगा। यानी लोकसभा के लिए हमारे पास सुनहला अवसर है। 30 सीट पर जन स्वराज पार्टी 10,000 से ज़्यादा वोट, 25,000 से कम वोट लाने का काम किया और 5,000 से ज़्यादा और 10,000 से ज़्यादा वाली सीट, ये तो बहुत यहाँ पर उम्मीद नहीं रहती है, तो यहाँ पर हम ज़्यादा कामयाब नहीं हुए। बहुजन समाज पार्टी मात्र 13 ऐसी सीट है जहाँ पर 10,000 से कम और 5,000 से ज़्यादा वोट लाने का काम किया। जन स्वराज पार्टी 96 सीटों पर 5,000 से ज़्यादा और 10,000 से कम वोट ला पाया। लेकिन फिर हम बताना चाहेंगे कि जीतने के ख्याल से, क्षेत्र को तैयार करने के ख्याल से बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धन के लिए उत्साहित होने वाला जो हमारे पास सीट है वह जेएसपी से कहीं काफ़ी ज़्यादा है। तो बीएसपी का वोट शेयर 1.62% है, तो जन स्वराज पार्टी का वोट शेयर 3.42% है। कतिपय कारणों से बहुजन समाज पार्टी जेएसपी से कम सीटों पर लड़ी। 181 सीट पर हम लड़े, यानी बहुजन समाज पार्टी लड़ी। 237 सीट पर जेएसपी लड़े। तो वोट का तो परसेंटेज बढ़ना स्वाभाविक है। 237 सीटों पर जेएसपी लड़ी थी। अगर हम पूरे सीट पर लड़ते तो हमारा वोट का शेयर काफ़ी ज़्यादा हो गया रहता। और हमारे लोग ये कह रहे हैं कि अब तो बीएसपी समाप्त हो गई है, चंद्रशेखर रावण ही उम्मीद की किरण है। तो उनके लिए अब जो है इलेक्शन एक संदेश लेकर आया है कि लाख दमखम लगाने के बावजूद, हमारे युवाओं को गुमराह करने के बावजूद
उनका वोट शेयर 0.19% है। और सबसे ज़्यादा औराई से उनको वोट मिला 31,430 वोट, और उसमें भी उनका थर्ड पोजीशन रहा। कहीं भी सेकंड पोजीशन उनका नहीं रहा, थर्ड पोजीशन भी मात्र एक जगह रहा। और पीपीआई डेमोक्रेटिक जो वामसेप चल रहा है, जिसका वामसेप आनुषंगिक संगठन है, तो रजिस्टर्ड वामसेप उसका आनुषंगिक संगठन है पीपीआई का, तो सारी शक्ति मिल करके चुनाव लड़वाने का काम की और उनका वोट प्रतिशत 0.01% है। कौन सारी शक्ति? जो खुद गुमराहियत का शिकार हैं, मति भ्रम का शिकार हैं, सोचने समझने की क्षमता खो दिए हैं और स्वार्थी किस्म के लोग हैं। उनकी सोच दूरदर्शिता का नहीं है, वो दूरदर्शी नहीं है, दूरदृष्टि नहीं है। ऐसे ख्याली पुलाव पकाने वाले लोग, जिनकी संकुचित दृष्टि है, जो स्वार्थी हैं, जो बहुजन समाज की राजनीति को नहीं समझते हैं, उनकी शक्ति लगने के बावजूद पीपीआई डेमोक्रेटिक जो वामसेप, जिसका एक धर्रा है रजिस्टर्ड वामसेप, उसको मात्र 0.01% वोट आया और 1,000 से ज़्यादा वोट उसे केवल एक ही जगह आया, लोकहा में। तो यह चुनाव परिणाम बहुजन समाज पार्टी से लोगों की अपेक्षा है, इस बात की ओर साफ साफ इशारा कर रहा है। बहुजन समाज पार्टी के बारे में जब अलायंस बन रहा था, दो गठबंधन बन रहा था, बहुजन समाज पार्टी शामिल होगी या नहीं होगी, तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी के एक्टिविस्ट के प्रति अन्य पार्टियों का रवैया विषमता का होता है, अपमान का होता है, बेगानापन का होता है। और एक बहुत बड़े नेता जिनको सामाजिक क्रांति का मसीहा कहा जाता है, लोग कहते हैं तथाकथित मसीहा, तो उनका कहना था कि मायावती को बुलाने कौन गया। मतलब बहुजन समाज पार्टी, जिसको इलेक्शन कमीशन तीसरी नंबर की राष्ट्रीय ताकत बता रहा है, डिक्लेयर किया है, उसको ये लोग कहते हैं कि उनको बुलाने कौन गया। यानी इनके महत्व को कम करके आंकना या महत्वहीन समझना इन लोगों की भूल हुई, जिसके कारण अगर हम जो गूगल से प्राप्त नतीजा है उसको अगर हम देखें, तो हम पाएंगे कि बहुजन समाज पार्टी की भूमिका को स्पॉइलर की भूमिका जरूर बताया गया है। चुनाव भले ही हम उस तरह से नहीं जीत पाए, परिणाम हासिल नहीं कर पाए, लेकिन हमारा चुनाव लड़ना काफ़ी असरदायक रहा, चुनाव परिणाम को काफ़ी प्रभावित किया। और यह जो चुनाव परिणाम है, इसके पक्ष में और विपक्ष में, विरोध में कई एक तरह का लॉजिक दिया जा सकता है, लेकिन जो विधानमंडल का स्वरूप होगा वह सेठ जी और भट्ट जी का स्वरूप होगा। जितने हमारे लोग बहुजन समाज पार्टी जो मिशन को चलाने के लिए मूल संगठन है, जरूरी संगठन है, केंद्रीय संगठन है, राष्ट्रीय संगठन, एकमात्र राष्ट्रीय संगठन है, इसके महत्व को नज़रअंदाज कर, इसकी खिल्ली उड़ाकर जो लोग जितना जोर से जय 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 भीम करते हैं, उतनी ही तेजी से हमारा विरोधी यानी कैपिटलिस्ट और कास्टिस्ट काफ़ी आगे बढ़ चुका है। और इसके लिए हम अगर जिम्मेवार मानेंगे तो वैसे लोगों को मानेंगे जो सामाजिक न्याय का मसीहा अपने आप को कहते हैं, सामाजिक न्याय का ठेकेदार बने हुए हैं। तो अगर हम आंकड़ा ले लें तो हम पाएंगे कि सवर्ण और खासकर एक जाति विशेष का दबदबा इस विधानमंडल में बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है।
ऐसे तो 97 सवर्ण जो पहले 72 थे, उनकी तादाद अब 97 हो चुका है। ओबीसी की तादाद कम गई है। 2020 के विधानमंडल में 81 थे, अब मात्र 76 बचे, इस बार चुने गए। ईबीसी की तादाद विधायक के रूप में 2020 के विधानमंडल में 21 था, अब 13 हो गए, भारी कमी आई। और मुस्लिम की तादाद में भी कमी आई, कास्ट के तादाद में भी कमी आई। तो SC ST चूँकि इनको संविधान से आरक्षण मिला हुआ है जनप्रतिनिधित्व में भी, तो उस हिसाब से विधानमंडल जो विधानसभा है और लोकसभा में जो आरक्षण है, तो उसके बदौलत इस विधानमंडल में भी इनका जो शेयर है वह शेयर काफ़ी कांस्टेंट रहते आया है, अर्थात 40 की तादाद में SC ST इस विधानमंडल में भी पूर्व की भांति है। तो जहाँ तक कैपिटलिस्ट की बात है, तो इस चुनाव में जो विधायक होंगे, जो चुनकर आए हैं विधायक, उसमें 90% विधायक ऐसे हैं जो करोड़पति हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? सरकार क्या करेगी? सरकार का क्या स्वरूप होगा? एक सही सरकार, लोकप्रिय सरकार वही मानी जाती है जिसमें सभी वर्गों की उचित भागीदारी हो। लेकिन यहाँ पर कैपिटलिस्ट की भागीदारी और सो कॉल सवर्णों की भागीदारी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यह एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कभी भी मुफीद नहीं है। मानवर कांशीराम साहब कहते थे कि राजनीतिक कामयाबी के लिए यह जरूरी है कि गैर राजनीतिक संगठन जो जड़ है, गैर राजनीतिक जड़, उसको सुदृढ़ किया जाए। आज वही काम ठहरा हुआ सा लगता है। हम जितना प्रयास करते हैं समाज को अवेयर करके एकजुट करने का, विरोधी भी हमसे ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। खैर, विरोधी का वही काम है, तो वही काम विरोधी को करते ही रहना चाहिए। वह मेरे चाहने या नहीं चाहने के बावजूद भी करते ही रहेगा। लेकिन हमारा जो काम है उसमें और तेज़ी लाने की ज़रूरत है। जो चुनाव का परिणाम आया है, 7 सीट काफ़ी उम्मीद भरी सीट है। और लोकसभा जो 2029 में होगा, उसकी तैयारी अभी से ही जोर शोर से किए जाने की ज़रूरत है। और हमारा हौसला बढ़ता रहे, जाति विहीन समाज हम बना सकें। राजनीति के क्षेत्र में भी जाति के महत्व को, धन के महत्व को, बाहुबल के महत्व को हम समाप्त कर सकें, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा और बाबा साहब मानवर कांशीराम साहब के सपनों की धरती बिहार सहित पूरा देश बन सकेगा। अभी मेरा यह एनालिसिस है, कहाँ कहाँ से कितनी कितनी उम्मीद हमको है, तो हम रफली बताए हैं। आगे इस पर और एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस पार्टी के द्वारा होगा, पार्टी का गाइडलाइन मिलेगा। और हम अपने सभी साथियों से यह जरूर निवेदन करेंगे कि जो यह मिशन और मूवमेंट चल रहा है, उसमें अपनी ऊर्जा लगा करके इसको और धारदार बनाए जाने की ज़रूरत है। केवल राजनीतिक सफलता ही हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है शोषण विहीन, जाति विहीन, अपमान विहीन समाज का निर्माण करना। हमारा उद्देश्य पवित्र है और यह मिशन कभी समाप्त नहीं होगा, कभी कमज़ोर होगा, कभी मजबूत होगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है।
और चलते चलते हम यह अर्ज करेंगे कि आप हमारे चैनल के साथ इसी तरह से बने रहें। अगले एपिसोड में हम पुनः कुछ और नवीन तथ्य को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें रजा दीजिए। नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार, गुड बाय, सत श्री अकाल, आदाब, जय जोहार।